हेलो फ्रेंड्स, जया क्लासेस चैनल में आपका स्वागत है। जया क्लासेस चैनल के माध्यम से इस समय आप देख रहे हैं प्राचीन इतिहास से संबंधित ऐसे महत्वपूर्ण प्रश्न जो अक्सर परीक्षाओं में पूछे गए हैं। परीक्षाओं में पूछे गए प्रश्नों का संग्रह यहाँ हमने किया है, जिससे आपको ये भी पता चल पाए कि यूपीपीसीएस, पीजीटी, टीजीटी या अन्य परीक्षाओं में इतिहास से संबंधित प्रश्न किस प्रकार के आते हैं और उनको आप समझ भी पाएं। तो जो भी हो सकेगा, ये मैंने 25 प्रश्नों का संग्रह किया है, लेकिन इन प्रश्नों में ज्यादा से ज्यादा मैं आपको जानकारी देने का प्रयास करूंगा जो संभव हो सकेगा। तो चलिए हम देखते हैं अपने पहले क्वेश्चन को। हमारा पहला प्रश्न है, प्राचीन इतिहास का पहला प्रश्न है, बौद्ध धर्म से जुड़े हुए निम्न स्थानों में से कौन सही क्रम है? ये आपको बताना है कि इनमें से सही क्रम कौन सा है। ऑप्शन ए में है बोधगया, कुशीनारा, वैशाली, सारनाथ। तो देखिए, बोधगया से पहले भी देखिए किसी स्थल की चर्चा कहीं की गई है, और देखेंगे आप बी में तो सारनाथ है, लेकिन सी में देखेंगे तो पहला क्या है, लुम्बिनी है। तो हाँ, लुम्बिनी में इनका जन्म हुआ था। तो आप ये समझ सकते हैं कि जन्म से शुरुआत हुई है। ऑप्शन नंबर डी में देखेंगे तो यहां भी लुम्बिनी पहले दिया गया है। इसके बाद हम अभी अब थोड़ा इसमें चॉइस करेंगे कि इसके बाद का स्टेप क्या होना चाहिए। तो देखिए, सी में है लुम्बिनी के बाद देवदाह, सारनाथ, बोधगया, जबकि डी में क्या है, लुम्बिनी, बोधगया, सारनाथ, कुशीनारा। तो लुम्बिनी में इनका जन्म हुआ, और क्या हुआ उसके बाद, बोधगया में इन्होंने ज्ञान प्राप्त किया, और ज्ञान प्राप्त करने के बाद इन्होंने जो अपना पहला उपदेश दिया वो कहां दिया, सारनाथ में। और इनके पहले उपदेश को क्या कहा जाता है, धर्म चक्र प्रवर्तन। ये अक्सर परीक्षा में पूछा गया है कि बौद्ध धर्म में गौतम बुद्ध जी ने जो पहला उपदेश दिया था कहां दिया था, तो आप बताएंगे सारनाथ। और पहले उपदेश को क्या कहा जाता है, तो आप कहेंगे धर्म चक्र प्रवर्तन। तो इस प्रकार से इसमें दो क्वेश्चन तो ये आपको अलग से मिल गए। तो लुम्बिनी के बाद बोधगया में इन्होंने क्या किया, लुम्बिनी में जन्म हुआ, बोधगया में ज्ञान प्राप्त हुआ, और सारनाथ में क्या हुआ, इन्होंने पहला अपना उपदेश दिया। उसके बाद 80 वर्ष की आयु में कुशीनारा में महापरिनिर्वाण हुआ, अर्थात यहां इनकी जीवन लीला समाप्त हो गई। तो इस प्रकार से जो ये क्रम है ऑप्शन नंबर डी का, यही राइट क्रम है, सही क्रम है। तो होना चाहिए इसका ऑप्शन नंबर डी, राइट। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2, सैंधव सभ्यता में युगल समाधान के अवशेष किस स्थल पर मिले हैं? तो देखिए, बात आती युगल समाधान की। युगल समाधान में शवों को दफनाया जाता था, लेकिन कैसे? ज्यादातर तो क्या होता था, एक कब्र में एक ही मुर्दे को दफनाया जाता था, या एक ही शव को दफनाया जाता था। लेकिन सैंधव सभ्यता से युगल समाधान, युगल मीन्स दो, जोड़ा, अर्थात एक ही कब्र में दो लोगों को दफनाया गया साथ साथ। इस तरह के जो अवशेष मिले हैं, कहां से मिले हैं, ये आपको पता करना है। तो देखिए, युगल समाधान की बात है तो युगल समाधान के जो हमें अवशेष मिले हैं वो मिले हैं लोथल से। अब देखते हैं कि सैंधव सभ्यता के जो अधिकांश कब्र थी उनमें तो जो है एक ही मुर्दे दफनाए जाते थे, लेकिन कालीबंगा में क्या हुआ, और लोथल में, कालीबंगा में एक और लोथल में 3 युग्म समाधियां मिली, मीन्स एक ही साथ दो लोगों को दफनाया गया। तो आप देख पा रहे हैं कि ऑप्शन जो हमारा है इस हिसाब से लोथल ज्यादा सही होगा, क्योंकि लोथल में ज्यादा हमें अवशेष मिले हैं या ज्यादा उदाहरण हमें मिले, तो इसलिए इसका ऑप्शन जो होगा वो ऑप्शन नंबर बी, लोथल सही होगा। लेकिन अब देखते हैं कि लोथल के बारे में आपने जानकारी प्राप्त की। ये लोथल जो है बहुत इंपॉर्टेंट स्थल है पुरातत्व का, तो परीक्षा में इससे संबंधित अक्सर पूछा ही जाता है। और लोथल है क्या? लोथल जो है एक गुजरात का बंदरगाह है, प्राचीन बंदरगाह, जो भोगवा नदी पर स्थित है। और प्राचीन बंदरगाह ये था जो भारत का सबसे पुराना बंदरगाह था, जहां से ज्यादातर व्यापार का काम होता था। ज्यादातर बड़े जहाज यहां आया करते थे और यहीं से माल उतारकर बाहर अन्य स्थानों पर भेजा जाता था। तो ये लोथल क्या है, बहुत प्रसिद्ध स्थल है। किस रूप में? एक बंदरगाह के रूप में,
तो आप सबसे पुराना बंदरगाह यदि माइंड में आप रखना चाहते हैं तो आप ये रखेंगे कि लोथल है भारत का सबसे पुराना बंदरगाह और सबसे प्रसिद्ध बंदरगाह। जहां से क्या हुआ, सिंधु घाटी सभ्यता के हमें समाधान के अवशेष मिले हैं, चावल के अवशेष मिले हैं, अन्य भी बहुत सारी चीजें यहां हमें उपलब्ध हुई हैं जो सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में जानकारी देती हैं। अब कालीबंगा की बात अगर आती है तो कालीबंगा कहां है? राजस्थान का ये पुराना स्थल है और पूरा स्थल है जो सिंधु घाटी सभ्यता से संबंधित है। सिंधु घाटी सभ्यता से काफी अवशेष या बहुत सारे प्रमाण वहां से प्राप्त हुए हैं। इसके बाद जो बनवाली जो है आप देख रहे हैं ऑप्शन नंबर सी, तो बनवाली के बारे में भी आप जान लें कि बनवाली जो है बनवाली ये कहां है? ये हरियाणा राज्य का एक पूरा स्थल है जो सिंधु घाटी सभ्यता से संबंधित है। मतलब ये सब सिंधु घाटी सभ्यता से ही संबंधित है। आलमगीरपुर ये उत्तर प्रदेश के मेरठ में बहुत इंपॉर्टेंट, ये सबके सब हैं जो आप देख रहे हैं चारों ऑप्शन में, ये चारों नाम बहुत ही इंपॉर्टेंट है और इससे संबंधित क्वेश्चन परीक्षा में पूछे ही जाते हैं। तो कालीबंगा की अगर बात आई तो कालीबंगा के बारे में तो मैंने आपको बताया राजस्थान के बारे में, और इसके बाद आपने बनवाली देख लिया कि बनवाली कहां है? हरियाणा राज्य में, और आलमगीरपुर जो है ये कहां है? उत्तर प्रदेश यूपी के मेरठ जिले की बात हो रही है। यहां से क्या हुआ, आपको पुरातत्व स्थल ये भी है, तो यहां से सिंधु घाटी सभ्यता से संबंधित बहुत सारी हमें जानकारी प्राप्त होती है, बहुत सारे अवशेष हमें मिले हुए हैं। तो आलमगीरपुर भी एक इंपॉर्टेंट पूरा स्थल है जो हमारे यूपी से है। तो आपको मैंने इन चारों ऑप्शन के बारे में समझा दिया, लेकिन अगले क्वेश्चन को अब देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है हमारा, सैंधव सभ्यता से निम्न में से किस वस्त्र के उल्लेख मिलते हैं? मीन्स सिंधु घाटी सभ्यता में लोग किस प्रकार के वस्त्र पहना करते थे, या उस समय किस प्रकार के वस्त्रों का जो है प्रचलन रहा होगा, तो किस तरह के कपड़े लोग पहना करते थे, ये हमें समझना है। तो सूती वस्त्र, रेशमी वस्त्र, साटिका, दुकूल। तो आप देखेंगे सैंधव सभ्यता से जो हमें अवशेष प्राप्त हुए हैं उनमें हमें जो मिला है अवशेष के रूप में वो मिला है सूती वस्त्र। सूती वस्त्र का एक टुकड़ा हमें मिला है कलश में, जो क्या था, एक चांदी के कलश में सूती वस्त्र का एक टुकड़ा हमें मिला है, और बहुत सारी चीजें हमें उसमें मिली हैं, धागे वगैरह प्राप्त हुए हैं उसमें लिपटे हुए, और कुछ चीजें वहां से अवशेष के रूप में प्राप्त हुए। तो कुल मिलाकर यहाँ कपड़े की जब बात की जा रही तो सैंधव सभ्यता में जो मुख्य रूप से वस्त्र के रूप में अपनाया जाता था वो था सूती वस्त्र। मीन्स ऑप्शन नंबर ए राइट ऑप्शन होगा। चलते हैं आगे अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 4, निम्न में से मिताक्षरा की रचना किनके द्वारा की गई या किसके द्वारा की गई मिताक्षरा की रचना? तो मिताक्षरा की रचना किसने की ये आपको बताना है। इनके लेखक कौन है? मिताक्षरा की रचना संत विज्ञानेश्वर ने की। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, अक्सर जो है परीक्षा में पूछा जाता है कि मिताक्षरा की रचना किसने की, या संत विज्ञानेश्वर के द्वारा रचित पुस्तक का नाम बताइए, और ऑप्शन में दे देगा मिताक्षरा में और अन्य पुस्तकों के नाम दे देंगे। तो इस तरह से ये दोनों तरह से पूछा जाता है। अब मिताक्षरा है क्या? ये एक स्मृति है, ये स्मृति की रचना है, ये जो है क्या है, एक स्मृति है। और रचना किसने की? विज्ञानेश्वर ने। जो क्या है स्मृति? याज्ञवल्क्य स्मृति पर लिखा गया एक टीका है, याज्ञवल्क्य स्मृति पर लिखा गया एक टीका है मिताक्षरा, जो अक्सर परीक्षा में पूछा जाता है। और इसके लेखक कौन है? संत विज्ञानेश्वर। ऑप्शन नंबर डी राइट ऑप्शन होगा। आगे बात आती है अगर जीमूत वाहन के बारे में कहा जाए तो जीमूत वाहन का भी एक बहुत ज्यादा ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है कि जीमूत वाहन की रचना क्या थी, या इनके द्वारा लिखित ग्रंथ क्या था। तो हम जानते हैं कि इनके द्वारा लिखित ग्रंथ था दायभाग, या कभी कभी ऐसा पूछता है कि दायभाग नामक पुस्तक या दायभाग नामक ग्रंथ की रचना किसने की, तो आप ऑप्शन में बताएंगे जीमूत वाहन। तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं। हम इस क्वेश्चन के लिए हमारा ऑप्शन नंबर डी संत विज्ञानेश्वर मिताक्षरा के रचनाकार रहे हैं। चलिए आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, अवतारवाद का उल्लेख निम्न में से किस ग्रंथ में मिलता है? अवतार की बात आती है तो देखिए जो इसमें ऑप्शन दिए गए गीता, मनुस्मृति, ऋग्वेद, सामवेद। तो अवतारवाद की बात तो गीता से ही हमें मिलती है, क्योंकि देखिए गीता में स्वयं श्री कृष्ण भगवान ने कहा है कि मेरा क्या होता है, अवतार होता है, सतत क्रियाशील सर्वोपरि देव देव अवतार प्रकट इनका किया गया है। कहां? गीता में, श्रीमद् भागवत गीता में। तो इन्होंने स्वयं कहा है कि मेरा अवतार होता है, मेरा कोई जन्म नहीं होता है।
तो इस प्रकार आप देखेंगे कि ये संबंधित है गीता से, इसका ऑप्शन नंबर ए राइट ऑप्शन है। लेकिन अन्य चीजों के बारे में, जो ऑप्शन में अन्य चीजें आपको दिखाई दे रही हैं, इनके बारे में भी हम आपको बताते हैं। सबसे पहले अब देखते हैं मनुस्मृति। मनुस्मृति क्या है? वेदों के बाद ये सर्वाधिक प्रचलन में रहा मनुस्मृति, और इसी का उस समय ज्यादा प्रचार प्रसार रहा। इनमें चारों वर्णों, चारों आश्रमों, 16 संस्कारों के बारे में, राजा के कर्तव्यों के बारे में, अन्य चीजों के बारे में, जो हमारे समाज में बहुत सारी चीजें हैं, इन सब चीजों के बारे में उसमें बहुत अच्छे से वर्णन किया गया है, और क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, इन चीजों के बारे में बताया गया है। और इस पर विश्वरूप, कुल्लुक तथा गोविंदराज ने प्रसिद्ध भाष्य लिखे हैं, अर्थात टीका। विश्वरूप, कुल्लुक तथा गोविंदराज, और है मेधातिथि। तो ये 4 नाम आप याद रखेंगे, जो क्या है? मनुस्मृति के क्या है? भाष्य इन पर लिखे गए हैं। जिन्होंने लिखा, लेखक हैं ये विश्वरूप, कुल्लुक, गोविंदराज, मेधातिथि। ये तीनों, चारों जो है, ये क्या है? ये ऐसे लेखक हैं जिन्होंने अपने भाष्य लिखे, किस पर? मनुस्मृति पर। अब देखते हैं ऋग्वेद। ऋग्वेद क्या है? ऋग्वेद जो है, आप जानते हैं कि 4 वेद है। कौन कौन से? ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद। इन चारों वेदों में सबसे पुराना वेद कौन सा है? ऋग्वेद। और ऋग्वेद में क्या है? 10 मंडल हैं और 1028 सूक्त हैं। तो आप देखेंगे 10 मंडल में, जो 10वें मंडल की बात अगर करते हैं, तो 10वें मंडल में क्या किया गया है? पुरुष सूक्त में 4 वर्णों की बात की गई है, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र। तो आप इस प्रकार से याद रखेंगे, चातुर्वर्ण की व्यवस्था या चातुर्वर्ण का वर्णन कहां किया गया है? 10वें मंडल में, पुरुष सूक्त में। तो देखेंगे ऋग्वेद क्या है? हमारा सबसे प्राचीन वेद है, और अक्सर परीक्षा में इससे संबंधित क्वेश्चन पूछे जाते हैं। आगे देखते हैं, इसके बाद फिर सामवेद है। सामवेद क्या है? सामवेद मीन्स गान का वेद, अर्थात जिसके मंत्रों को गाया जाता था, और ऐसा माना जाता है कि संगीत का जनक है सामवेद। मीन्स संगीत की रचना जो है कहां से हुई? सामवेद से हुई। सामवेद से ही जन्म हुआ संगीत का। तो संगीत का जनक कौन सा वेद है? सामवेद। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन नंबर 6, प्रारंभिक स्मृतियों के अनुसार ब्राह्मण को शूद्र द्वारा दी गई भिक्षा लेनी चाहिए या नहीं लेनी चाहिए? तो प्रारंभिक यदि स्मृति की बात होती है, तो मनुस्मृति जो है प्राचीन स्मृति है, और ऐसा कहा गया है कि कि ब्राह्मण को शूद्र द्वारा दी गई भिक्षा नहीं लेनी चाहिए, अर्थात ऑप्शन नंबर बी इसका राइट ऑप्शन होगा। पहला ऑप्शन है लेनी चाहिए, दूसरा है नहीं लेनी चाहिए, और तीसरा है जल से पवित्र कर लेनी चाहिए। कुछ भी नहीं कहा जा सकता, ऑप्शन नंबर डी। तो आप देखेंगे कि ऑप्शन नंबर बी राइट ऑप्शन होगा इस क्वेश्चन के लिए, कि नहीं लेनी चाहिए, अर्थात प्रारंभिक स्मृतियों के अनुसार ब्राह्मण को शूद्र द्वारा दी गई भिक्षा नहीं लेनी चाहिए, ऐसा कहा गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 है, निष्क्रमण के पश्चात और समावर्तन के पूर्व कुल कितने संस्कार होते हैं? तो देखिए, संस्कार की अगर बात है तो संस्कार तो कुल 16 होते हैं। 16 संस्कार की चर्चा की गई है हमारे ग्रंथों में। और 16 संस्कार कौन कौन से हैं? 16 संस्कार हैं गर्भाधान, पुंसवन, सीमांतोन्नयन, जात कर्म, नामकरण, निष्क्रमण, अन्नप्राशन, चूड़ाकरण, कर्णभेद, विद्यारंभ, उपनयन, वेदारंभ, केशांत, समावर्तन, विवाह, अंत्येष्टि। इस प्रकार से 16 संस्कार हैं। लेकिन इन 16 संस्कारों में क्वेश्चन में जो हमारे पूछा गया है कि निष्क्रमण के पश्चात, तो निष्क्रमण, अब चलिए थोड़ा सा हम इन संस्कारों के बारे में भी आपको जानकारी दे ही देते हैं। तो देखिए, गर्भाधान जो पहला संस्कार है वो क्या है? कि माता के गर्भ में शिशु जो है क्या होता है? माता के गर्भ में उत्पन्न होता है। तो गर्भाधान जो ये क्या है आपका? ये पहला संस्कार है। दूसरा क्या है? पुंसवन। पुंसवन जो होता है गर्भाधान के बाद दूसरा संस्कार है। और तीसरा संस्कार जो है सीमांतोन्नयन। सीमांतोन्नयन क्या होता है? सीमा का अंत, जैसे आप समझें, सीमांतोन्नयन मीन्स ये जो है आपका 7वें या 8वें महीने में, 6वें महीने, 7वें महीने और 8वें महीने में, इन्हीं 3 महीनों में सीमांतोन्नयन संस्कार किया जाता है। उसके बाद फिर चौथा होता है जात कर्म। जात कर्म का मतलब है जन्म। तो जब बच्चे का जन्म हुआ, ये कौन सा संस्कार हुआ? चौथा संस्कार।
इसके बाद आता है नामकरण। नामकरण संस्कार होता है, बच्चे का नाम रखा जाता है। फिर निष्क्रमण, बच्चे को निकाला जाता है और इस बाहरी समाज के बारे में वो फिर जान पाए। तो निष्क्रमण जो है ये आपका क्या है, छठा संस्कार है। सातवां क्या है, अन्नप्राशन। अन्नप्राशन मीन्स अन्न का भोग लगाना, मीन्स अन्न उसको पहली बार खिलाया जाता है, तो अन्नप्राशन संस्कार के अंतर्गत खिलाया जाता है। इसके बाद होता है चूड़ाकरण। चूड़ाकरण में क्या होता है, बच्चे का मुंडन होता है। और फिर नवा संस्कार है कर्णवेद। क्या होता है, कान को छेदा जाता है, नाक कान छेदे जाते हैं या कान अकेले ही छेदा जाए। उसके बाद आता है 10वां विद्यारंभ। बच्चा स्कूल जाता है, गुरुकुल जाता है शिक्षा प्रारंभ करने के लिए। और उपनयन संस्कार होता है। उपनयन संस्कार कौन सा है, आपका 11वां। उपनयन संस्कार का मतलब जनेऊ जिसे आप कहते हैं, जनेऊ संस्कार होता है। उसके बाद होता है वेदारंभ। बच्चा वेद की शिक्षा ग्रहण करना शुरू करता है गुरुकुल में, गुरु के द्वारा। और उसके बाद फिर केशांत होता है लास्ट में, जब वो शिक्षा ग्रहण कर लेता है, घर के लिए वापस आना चाहता है, उस समय फिर होता है केशांत। मतलब शिक्षा ग्रहण करने के बाद फिर केशांत, एक बार फिर से मुंडन होता है। उसके बाद क्या होता है, 14वां होता है समावर्तन और 15वां होता है विवाह। विवाह तो आप जानते ही हैं। फिर इसके बाद लास्ट जो है वो है अंत्येष्टि, मीन्स मृत्यु के बाद जो अंतिम संस्कार होता है। लेकिन हमारा जो क्वेश्चन है वो है कि निष्क्रमण के पश्चात समावर्तन के पूर्व। तो निष्क्रमण के पश्चात, तो निष्क्रमण कब होता है, नामकरण के बाद। तो छठवां है निष्क्रमण। निष्क्रमण के बाद मीन्स 7वां, 8वां, 9वां, 10वां, 11वां, 12वां, 13वां और 14वां है क्या, समावर्तन। समावर्तन के पूर्व, मतलब निष्क्रमण को भी छोड़ देना है और समावर्तन को भी छोड़ देना है। तो निष्क्रमण और समावर्तन के बीच में कितने हुए, अब ये आपको देखना है। तो कितने हो जाएंगे आपके, 7 होंगे। कौन कौन से, अन्नप्राशन, चूड़ाकरण, कर्णवेद, विद्यारंभ, उपनयन, वेदारंभ, केशांत। तो इस प्रकार से कितने हो गए, 7। और ऑप्शन में तो दिया ही नहीं है, तो आप क्या करेंगे, ये ऑप्शन इनमें सही नहीं है और होना चाहिए 7। 7 संस्कार निष्क्रमण और समावर्तन के मध्य में होते हैं। आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 8, मनुस्मृति पर निम्न में से किसने टीका नहीं लिखी है। अभी ही मैंने आपको पढ़ाया और बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखिए फिर से आपको देखने को मिल गया कि टीका किसने नहीं लिखी है, किस पर, मनुस्मृति पर। अब मनुस्मृति पर टीका किसने नहीं लिखी, तो अभी आपने देखा कि गोविंदराज, कुल्लुक, मेधातिथि, इन सब का मैंने नाम लिया कि इन्होंने जो है क्या किया है, विश्वरूप, कुल्लुक, गोविंदराज और मेधातिथि, ये 3 हैं, 4 हैं जिन्होंने मनुस्मृति पर टीका लिखी। लेकिन किसने नहीं लिखा, तो इसमें जो आप देख रहे हैं विज्ञानेश्वर, अभी आपने इनके बारे में पढ़ा कि विज्ञानेश्वर क्या है, ये जो है याज्ञवल्क स्मृति पर इन्होंने टीका लिखा था। किस पर लिखा था, याज्ञवल्क स्मृति पर। तो विज्ञानेश्वर जी जो हैं वो क्या है, मनुस्मृति से संबंधित नहीं है। ऑप्शन नंबर डी राइट ऑप्शन हो जाएगा इस क्वेश्चन के लिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है कायस्थ। कायस्थ शब्द का उल्लेख निम्नलिखित में से किस नाट्य ग्रंथ में मिलता है, मतलब कायस्थ शब्द किसमें मिलता है ये आपको बताना है। तो देखते हैं पहला ऑप्शन हमारा क्या है, मुद्रा राक्षस। तो कायस्थ शब्द का उल्लेख जो है मुद्रा राक्षस में ही हुआ है। और मुद्रा राक्षस किसकी रचना है ये भी आप समझ लें। तो मुद्रा राक्षस रचना है विशाख दत्त की। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अक्सर परीक्षा में पूछा गया है कि विशाख दत्त की रचना इनमें से कौन सी है, या मुद्रा राक्षस किसकी रचना है, ऑप्शन में नाम दे दिए जाते हैं। तो ये दोनों तरह से पूछा जा सकता है और इसे आप याद रखेंगे कि मुद्रा राक्षस किसकी रचना है, विशाख दत्त की। इसके बाद हम देख लेते हैं नंबर बी जो है वो जीमूत वाहन। जीमूत वाहन के बारे में मैंने आपको बताया, इनकी रचना क्या है, इनका ग्रंथ क्या है, दायभाग। और मालविकाग्निमित्रम, मालविकाग्निमित्रम किसका है, कालिदास जी का। कालिदास जी से संबंधित प्रश्न परीक्षा में अक्सर पूछे ही जाते हैं। इनकी रचना के बारे में
अक्सर पूछा जाता है, जैसे अभिज्ञान शाकुंतलम, विक्रमोर्वशीयम, मालविकाग्निमित्रम, रघुवंशम, कुमार संभव, मेघदूत, ऋतु संहार। तो ऋतु संहार वगैरह ये जितने भी मैंने आपको बताया ये सब के सब इंपॉर्टेंट है और सबसे संबंधित क्वेश्चन परीक्षा में पूछे गए हैं। आप कहीं भी उठाकर देख लेंगे तो आपको मिलेगा जरूर कहीं ना कहीं पेपर में। चलिए देखते हैं दस रूपक। दस रूपक क्या है? दस रूपक जो है दस रूपक है या दस रूपकम संस्कृत में। तो इसकी रचना जो की है, ये देखिए पहले तो ठीक है, इनकी रचना की है धनंजय जी ने। धनंजय कृत है ये क्या? दस रूपक। लेकिन दस रूपक में है क्या? नाट्य के 10 रूपों का वर्णन किया गया है कि 10 रूपों का लक्षण कैसा होना चाहिए और उनकी विशेषता क्या होनी चाहिए, मतलब नाटक किस प्रकार से लिखा होना चाहिए। ये 10 रूपक में धनंजय कृत है, बहुत इंपॉर्टेंट है। लेकिन हमारे क्वेश्चन के अकॉर्डिंग जो आप देख रहे हैं ऑप्शन नंबर ए मुद्रा राक्षस सही है, जहां कायस्थ शब्द की या कायस्थ शब्द का उल्लेख सर्वप्रथम आपको देखने को मिलता है। किसमें? मुद्रा राक्षस नाटक। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 है, निम्न में से किसका समीकरण सिंधु घाटी से किया जाता है? अब सिंधु घाटी से किसका समीकरण किया जाता है ये आपको बताना है। तो सिंधु घाटी की बात जब आई, सिंधु घाटी से संबंधित देखिए अक्सर क्वेश्चन परीक्षा में ज्यादा से ज्यादा पूछे ही जाते हैं। और अभी आपने मैंने जो है आपको पढ़ाया कि सिंधु घाटी से संबंधित जो आपको अवशेष कहां से मिले हैं, लोथल वगैरह जो मैंने बताया। चलिए अब देख लेते हैं फिलहाल यहाँ क्या है। निम्न में से किसका समीकरण सिंधु घाटी से किया जाता है? दिलमुन। अब दिलमुन की बात है तो दिलमुन को सूर्योदय का क्षेत्र कहा जाता है, साफ सुथरा नगरों वाला का स्थल कहा जाता है, हाथियों का देश कहा जाता है, तांबे के स्रोत के रूप में भी ये विख्यात है। और देखते हैं मेलुहा की बात है, जो अभी क्वेश्चन हमारा जो पुटअप किया गया है हमारे सामने, उसमें यह है कि सिंधु घाटी का संबंध किससे है या इसका समीकरण किससे है? तो इसका समीकरण है मेलुहा से। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट ऑप्शन होगा। लेकिन मैंने दिलमुन के बारे में जो जानकारी आपको दी इसे भी आप ध्यान रखेंगे कि दिलमुन को क्या कहा जाता है? सूर्योदय का क्षेत्र, साफ सुथरे नगरों वाला स्थल भी कहा जाता है और हाथियों का देश भी कहा जाता है। लेकिन हमारा जो क्वेश्चन है सिंधु घाटी से समीकरण किसका है? तो है मेलुहा का। और ऑप्शन नंबर डी में जो दिया है बोगजकुई, तो बोगजकुई क्या है? ये भी एक पुरातत्व स्थल है, एशिया माइनर में स्थित ये एक महत्वपूर्ण पुरा स्थल है। चलिए हम बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11। निम्न में से त्रिवर्ग में नहीं आता है कौन सा? आपको बताना है कि त्रिवर्ग में इनमें से कौन सा नहीं आता है। तो त्रिवर्ग की बात का मतलब है कि 3 ही होंगे, जैसे त्रि मीन्स 3, तो त्रिवर्ग मीन्स 3 का वर्ग। धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष, ये 4 जो है हमारे धर्मशास्त्रों में बताए गए हैं। अब बात यह है कि त्रिवर्ग में कौन सा शामिल है कौन सा नहीं है? धर्म, अर्थ और काम। धर्म तो सभी को अपनाना चाहिए, धर्म का मार्ग, और अर्थ भी सभी कमाना चाहते हैं। और किसको नहीं चाहिए अर्थ? अर्थ में धन, धन की जरूरत सबको है। हमारे हिंदू शास्त्रों में जो 4 पुरुषार्थ की बात की गई है वो है धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष। और इनमें से अर्थ तथा काम जो है क्या है? ये तो बहुत ही सुख देने वाले हैं। और उसके बाद देखते हैं धर्म और मैंने आपको, हाँ ठीक है, अर्थ और काम जो है ये क्या है? अर्थ और काम भौतिक सुख वाले हैं। अर्थ में धन, अगर धन नहीं होगा तो हम कोई जो है सुख नहीं प्राप्त कर पाएंगे, और काम भी जो है भौतिक सुखों से ही संबंधित है। इसके बाद आती है धर्म और मोक्ष की बात। तो धर्म और मोक्ष ये जो है क्या है? धर्म, अर्थ और काम ये तीनों सहायक होंगे मोक्ष के लिए। बिना धन के हम कुछ कर नहीं पाएंगे। धर्म का भी अगर कार्य हमें करना है तो भी हमें धन की जरूरत पड़ती है। इसका मतलब मोक्ष वाला जो काम है वो थोड़ा सा कठिन मार्ग है। तो मोक्ष मानव का जीवन चरम लक्ष्य तो है, लेकिन ये क्या है? कठिन मार्ग है, जिसकी प्राप्ति के लिए शेष जो मोक्ष के अतिरिक्त जो आपको 3 दिखाई दे रहे हैं, धर्म, अर्थ और काम, ये तीनों सहायक तो होंगे मोक्ष के लिए, लेकिन ये सब के लिए संभव नहीं है। इसलिए क्या हुआ? कालांतर में 3 पुरुषार्थों पर ही विशेष बल दिया गया। कौन कौन से? मोक्ष को
छोड़कर, मीन्स धर्म, अर्थ और काम पर, और इन्हीं तीन के समूह को क्या कहा गया? त्रिवर्ग का नाम दे दिया गया, त्रिवर्ग। तो इस प्रकार से आप समझ पाए कि हमारे चारों पुरुषार्थ में से जो तीन पुरुषार्थ हैं, धर्म, अर्थ, काम, जिसको लोग आसानी से प्राप्त कर सकते थे, इसे क्या कहा गया? त्रिवर्ग। अच्छा, इसमें तो हमने टिक नहीं लगाया। चलिए देखते हैं त्रिवर्ग में कौन सा नहीं आता है। तो कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, मोक्ष जो है ये नहीं आता है। आगे देखते हैं, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12। ब्राह्मणों की सर्वोच्चता की सर्वप्रथम आलोचना निम्न में से किसके द्वारा की गई है? उपनिषद वेदता के द्वारा? नहीं। आजीवक, आजीवक संप्रदाय में भी ऐसा नहीं है। आजीवक संप्रदाय के बारे में चलिए समझ लेते हैं। आजीवक संप्रदाय किसका था या इसके प्रमुख कौन थे? मक्खली गोसाल। कौन थे? आजीवक संप्रदाय के संस्थापक या स्थापना करने वाले कौन है? मक्खली गोसाल ने की थी। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, परीक्षा में अक्सर पूछा जाता है कि आजीवक संप्रदाय के संस्थापक या इसकी स्थापना किसने की? तो आप याद रखेंगे मक्खली गोसाल। इसके बाद महावीर जी की बात आती है। महावीर जी के बारे में आप जानते हैं कि जैन धर्म से संबंधित है। अब बात आती है आगे बुद्ध जी के बारे में। तो गौतम बुद्ध जी के बारे में आपने अभी पीछे देखा, पहला ही क्वेश्चन आपका था। तो गौतम बुद्ध जी का जन्म कहाँ हुआ? लुम्बिनी में। और इन्होंने ज्ञान कहाँ प्राप्त किया? बोधगया में। और उसके बाद क्या, इन्होंने पहला जो अपना प्रवचन दिया था, उपदेश दिया था, वो कहाँ दिया था? सारनाथ में। और उस पहले प्रवचन को या उपदेश को क्या कहा गया? धर्म चक्र प्रवर्तन। और यहां जो हमारा क्वेश्चन है, ब्राह्मणों की सर्वोच्चता की सर्वप्रथम आलोचना निम्न में से किसके द्वारा की गई? तो ये गौतम बुद्ध के द्वारा की गई। ऑप्शन नंबर डी राइट ऑप्शन होगा इस क्वेश्चन के लिए। अब बात आती है महावीर के बारे में, थोड़ा सा आपको जानकारी देते हैं। महावीर जी क्या है? जैन धर्म से संबंधित हैं और ये 24वें तीर्थंकर हैं। महावीर स्वामी 23वें तीर्थंकर कौन थे? देखिए परीक्षा में पूछा जाता है कि महावीर स्वामी 23वें तीर्थंकर हैं या 24वें हैं या क्या है, कौन से नंबर के तीर्थंकर हैं, या 24वें तीर्थंकर कौन कहलाते हैं, इस प्रकार से पूछ लिया जाता है। तो महावीर स्वामी क्या है? ये 24वें तीर्थंकर है। 23वें तीर्थंकर कौन है? पार्श्वनाथ जी। पार्श्वनाथ जी क्या है? 23वें तीर्थंकर है। जबकि पहले तीर्थंकर या प्रथम तीर्थंकर कौन है? ऋषभ देव जी। तो इस प्रकार से आप याद रखेंगे, ऋषभ देव प्रथम तीर्थंकर और 24वें तीर्थंकर कौन? महावीर स्वामी जी। महावीर स्वामी जी क्या है? 24वें तीर्थंकर हैं। इस प्रकार से 24वें। और 23वें कौन है? 23वें हैं पार्श्वनाथ। और प्रथम कौन है? प्रथम है ऋषभ देव। इस प्रकार से आप याद कर लेंगे। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, सारे के सारे जो भी मैंने आपको इनके बारे में बताया, 24वें, 23वें और प्रथम तीर्थंकर के बारे में। चलिए आगे बढ़ते हैं, हम अगला क्वेश्चन अपना देखते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13। नागार्जुन ने निम्न में से किस संप्रदाय की स्थापना की थी? देखिए, मैं ज्यादा से ज्यादा आपको जानकारी देने का प्रयास कर रहा हूं कि आपको इन प्रश्नों से संबंधित मैं आपको अधिक से अधिक जानकारी प्रदान करूं, जिससे आपको अगर ये वीडियो सुनते हैं तो एक ही क्वेश्चन से 3-4 चीजों के बारे में जानकारी मिल जाए, कुछ और आपका रिवीजन भी हो जाए जो आपने पहले पढ़ा होगा। तो चलिए हम देखते हैं। इस प्रकार से आपको क्वेश्चन नंबर 13 में उत्तर देना है कि नागार्जुन ने निम्न में से किस संप्रदाय की स्थापना की थी। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यह परीक्षा में पूछा गया है। तो माध्यमिक संप्रदाय, माध्यमिक संप्रदाय की स्थापना किसने की? नागार्जुन जी ने। और शून्यवाद की अगर बात की जाए कि ये शून्यवाद के प्रचारक कौन थे, तो भी आप बताएंगे नागार्जुन। तो माध्यमिक और शून्यवाद, ये दो चीजें आप याद रख लेंगे नागार्जुन से संबंधित। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 है, निम्न में से सबसे प्राचीन स्वर्ण सिक्का कौन था? तो देखिए, शतमान, कृष्णल, निष्क, पंचमार्क।
इसमें जो सबसे प्राचीन सिक्के की बात की गई वो भी स्वर्ण सिक्का। तो सबसे प्राचीन जो स्वर्ण सिक्का है वो है निस्क। लेकिन निस्क, चलिए ठीक है, फिलहाल निस्क के बारे में जो जानकारी है वो ऋग्वेद से हमें मिलती है, और निस्क का प्रयोग सोने के सिक्के के लिए किया जाता था। लेकिन एक बात ये भी आप ध्यान रखिएगा कि निस्क का प्रयोग आभूषण के लिए भी किया जाता था। और कैसा आभूषण? स्वर्णाभूषण, स्वर्ण वाला, सोने के आभूषण के लिए भी निस्क क्या था? एक गले में पहना जाने वाला हार टाइप का या आभूषण था। आप दिमाग में ये भी रखेंगे। लेकिन यहां बात की गई है अगर स्वर्ण सिक्के की, जो सबसे प्राचीन स्वर्ण सिक्का है, तो वो निस्क ही है, जिसकी चर्चा ऋग्वेद में की गई है। ऑप्शन नंबर सी राइट ऑप्शन होगा। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 15। तृतीय बौद्ध संगीति का कौन अध्यक्ष था? तृतीय बौद्ध संगीति की बात आई। अब तृतीय बौद्ध संगीत के अतिरिक्त सोचिए बौद्ध संगीतियां और भी हुई होंगी। जब ये तृतीय है तो प्रथम द्वितीय भी रहा होगा। तो बौद्ध संगीतियों की अगर हम चर्चा करें तो 4 बौद्ध संगीतियां थी, जबकि प्रथम बौद्ध संगीति कहां हुई थी? प्रथम बौद्ध संगीति हुई थी सप्तपर्णी गुफा, राजगृह बिहार में। आपको याद रखना है स्थल का नाम, सप्तपर्णी गुफा, राजगृह बिहार में। और कब हुई? 483 ईसा पूर्व। ये क्या है? प्रथम बौद्ध संगीति है। कहां हुई? बिहार में। कहां? राजगृह में। याद रखिएगा, मैं ऐसे ही बता दे रहा हूं, ज्यादा लिखूंगा तो फिर बहुत समय लग जाएगा। तो राजगृह बिहार में सप्तपर्णी गुफा में हुई। और शासक कौन था? अजात शत्रु। और इनके जो अध्यक्ष थे वो कौन थे? महाकश्यप। यहां जबकि क्वेश्चन में जो पुटअप किया गया आपका क्वेश्चन वो यही है कि तृतीय बौद्ध संगीत के अध्यक्ष कौन थे ये बताना। लेकिन प्रथम बौद्ध संगीत के भी बारे में समझ लें, द्वितीय के बारे में समझ लें। प्रथम बौद्ध संगीत के जो अध्यक्ष थे वो थे महाकश्यप। और द्वितीय बौद्ध संगीत कब हुआ? द्वितीय बौद्ध संगीत का आयोजन हुआ 383 में, मतलब 100 वर्षों बाद तृतीय बौद्ध संगीति हुई। जो कहां हुई? चुल्लबग स्थल है। कहां है ये? वैशाली में। और इसके अध्यक्ष कौन थे? शावक मीर। शावक मीर या सर्वकामिनी भी आप कह सकते हैं। शावक मीर, तो आप इनको याद रख लेंगे, कहीं ना कहीं आप नोट कर लें कि शावक मीर जो थे वो क्या है? दूसरे बौद्ध संगीत के अध्यक्ष शावक मीर। और प्रथम जो थे वो कौन थे? आपको मैंने अभी यहां बताया, महाकश्यप या कश्यप। महाकश्यप कहीं कहीं लिखा है, कहीं कहीं कश्यप लिखा है, तो बात आप दोनों को एक ही समझिएगा। महाकश्यप और शावक मीर। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। तृतीय बौद्ध संगीत की बात आ गई। तृतीय बौद्ध संगीति कब हुई? 251 में। और इसके स्थल की बात की जाए तो पाटलिपुत्र। आप याद रखेंगे, पाटलिपुत्र जो क्या थी? मगध की राजधानी थी। और किस शासनकाल में? अशोक के शासनकाल में हुआ। और इसके जो अध्यक्ष थे वो कौन थे? मोगलिपुत्र तिस। कौन थे इसके अध्यक्ष? मोगलिपुत्र तिस। इस प्रकार से आप याद कर लेंगे। तो तृतीय बौद्ध संगीति कहां हुई? पाटलिपुत्र में। किसके शासनकाल में हुई? अशोक के। अशोक किस वंश से संबंधित थे? मौर्य वंश से। और अध्यक्ष कौन थे? मोगलिपुत्र तिस। आगे देखते हैं चतुर्थ बौद्ध संगीति। यह प्रथम शताब्दी ईसा पूर्व, प्रथम शताब्दी ईसवी। चौथी बौद्ध संगीत कब हुई? प्रथम शताब्दी
ईस्वी, प्रथम शताब्दी ईस्वी में। और कहां हुई? कुंडल वन में, कश्मीर में। शासक कौन था? कनिष्क। कनिष्क किस वंश से संबंधित थे? कुषाण वंश से। तो कुंडल वन में हुई, आपको ध्यान रखना है। कुंडल वन। अध्यक्ष कौन थे? वसुमित्र। सारा कुछ लिखने में बड़ा समय लग जाता है, इसलिए हम आपको कुछ चीजें बता दे रहे हैं, कुछ ऐसे लिख दिया है तो आप देख लेंगे कि प्रथम शताब्दी ईसा में कुंडल वन में वसुमित्र जिसके अध्यक्ष थे, लेकिन शासक कौन था? कनिष्क, जो कुषाण वंश से संबंधित। चलिए अब हम देखते हैं। देखिए परीक्षा में जो प्रश्न पूछा जाता है वो इससे संबंधित प्रश्न जो पूछा जाता है वो इस प्रकार पूछा जाता है कि प्रथम संगीति या प्रथम बौद्ध संगीति जब हुई थी तो उस समय कौन शासक था या उनके अध्यक्ष कौन थे। द्वितीय बौद्ध संगीत के बारे में इसी प्रकार के तृतीय बौद्ध संगीत, लेकिन तृतीय बौद्ध संगीत के बारे में ज्यादा पूछा जाता है परीक्षा में। चलिए आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 16। पूर्व वैदिक काल में निम्न में से किसमें प्रजातांत्रिक मामलों पर विचार विमर्श नहीं किया जाता था। तो देखिए बात है कि नहीं किया था, इस बात का भी ध्यान रखेंगे आप। नहीं आप याद रहे आपको तो आप बस नहीं का केयर ही ना करें, जो याद है बस उसी में आप टिक लगाते चले जाए, मिल गया मुझे। तो अक्सर ये भी गलती होती परीक्षा में। आप क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ा करें और यदि उसमें नहीं कह रहा है तो आपको उसके क्वेश्चन के अकॉर्डिंग आपको निगेटिव आंसर समझ कर देना है, नहीं तो आप गलती कर जाएंगे, आप पॉजिटिव के चक्कर में पड़ जाएंगे नहीं का अगर ध्यान नहीं देंगे तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं। हमारे जो क्वेश्चन में पूछा गया है वो ये है कि प्रजातांत्रिक मामलों का विचार विमर्श किसमें नहीं किया जाता था। जन, सभा, समिति और विदथ, विदथ या विदथ दा में इस तरह हलन करके। तो आप देखेंगे ये जो सभा, समिति, वित्त या गण इनकी बात की जाए तो इनमें से सबका काम जो था वो जन, सभा और समिति या गण का काम था क्या? वैचारिक संगठन था ये, और विचारों का आदान प्रदान किया जाता था। जो वैचारिक, सैनिक और धार्मिक कार्य को देखने का काम करते थे। अब इसके बाद बात आती है विदत की। तो विदत जो था ये क्या था? विद्वानों की संस्था थी। ये थोड़ा सा इनसे अलग थी। विद्वानों की संस्था थी जिनका कोई लेना देना नहीं रहता था प्रजातांत्रिक मामलों से। मतलब प्रजातांत्रिक मामलों में जो सरोकार रखने वाले जो थे वो कौन थे? जन, सभा, समिति। सभा और समिति के बारे में भी आपने देखा होगा। सभा और समिति प्रजापति की दो पुत्रियां कही गई हैं जिनका काम क्या था? राजा पर ये नियंत्रण का भी काम करती थी। तो इस प्रकार से सभा और समिति का विशेष महत्व है, ऋग्वेद में भी इसकी चर्चा की गई है। तो सभा और समिति ये दोनों महत्वपूर्ण हैं जिनका प्रजातांत्रिक मामलों में विचार विमर्श के लिए जरूरत था, और जन भी जो है उन्हीं से संबंधित थे। तो जन, सभा, समिति के अतिरिक्त विदत जो था या विदत, ये क्या था? विद्वानों की संस्था थी जिनका कोई लेना देना नहीं था प्रजातांत्रिक मामलों से। तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट ऑप्शन होगा। बढ़ते हैं आगे। अगला क्वेश्चन हम देखते हैं। इस वीडियो का अगला क्वेश्चन है, पाषाण गृह कला का सर्वप्रथम विकास निम्न में से किस राजवंश के अंतर्गत हुआ। पाषाण गृह कला मीन्स पत्थर के गृह कला की बात की जा रही है। तो कब हुआ? सबसे पहले पाषाण गृह कला का विकास निम्न जो राजवंश आपको दिए गए, मौर्य राजवंश, हर्यक राजवंश, सातवाहन राजवंश या कुषाण राजवंश, इन सब में कौन से राजवंश से संबंधित है कि पाषाण गृह कला का सर्वप्रथम विकास हुआ? तो मौर्य, ऑप्शन नंबर ए आप देख रहे हैं। मौर्य राजवंश ऐसा राजवंश है जहां पाषाण गृह कला का सर्वप्रथम विकास हुआ। कला और वास्तुशिल्प में मौर्यों का बहुत योगदान रहा है, अमूल्य योगदान रहा है। पत्थर की इमारत बनाने में भारी पैमाने पर जो है इन्होंने कार्य किया, अर्थात बहुत सारे पत्थर के इमारतें इन्होंने बनवाई। तो इस प्रकार से सबसे पहले हमें पाषाण गृह कला का विकास मौर्यों के राजवंश में देखने को मिलता है या मौर्यों के काल में हमें देखने को मिलता है। चलिए आगे बढ़ते हैं।
अगला क्वेश्चन है, प्रांतीय प्रशासन का सर्वप्रथम कहां उल्लेख मिलता है? प्रांतीय प्रशासन, अब प्रशासन की बात आती है तो प्रांत के रूप में, जहां प्रांत की चर्चा की गई हो और प्रांत रहे हो, प्रांतों पर शासन अलग अलग लोगों का रहा हो, या एक ही राजा के अंतर्गत नियुक्त लोगों का शासन रहा हो, तो इस प्रकार से प्रांतीय शासन के सर्वप्रथम कहाँ व्यवस्था थी या इसका उल्लेख सर्वप्रथम कहाँ है? तो ये भी है आपके मौर्य काल में। ऑप्शन नंबर सी, मौर्य काल। क्वेश्चन नंबर 18 हमारा, प्रांतीय प्रशासन का सर्वप्रथम उल्लेख कहां मिलता है? मौर्य काल में मिलता है। क्योंकि मौर्य के शासन काल में क्या था कि भारत में पहली बार राजनीतिक एकता प्राप्त हुई थी। इससे पहले जो है राजा आपस में ही लड़ा करते थे और संगठित होकर बाहरी लोगों से नहीं लड़ पाते थे। तो अशोक के अभिलेखों में जो है मौर्यकालीन प्रांतीय प्रशासन का उल्लेख मिला है, तो इसलिए हम ये समझते हैं कि सर्वप्रथम जो है प्रांत का उल्लेख जो है मौर्य प्रशासन में ही था। अशोक के समय पांच प्रांतों का जो है उल्लेख हमें मिलता है, और इस प्रकार से हम समझ रहे हैं कि प्रांत जो थे ये सर्वप्रथम प्रांतीय प्रशासन सर्वप्रथम कहां अपनाया गया था? मौर्य काल में। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 19, अर्थशास्त्र में अर्थशास्त्र के अनुसार मौर्य सेना में निम्न में से कौन वर्ग शामिल था? ब्राह्मण, क्षत्रिय, क्षत्रिय वैश्य शूद्र, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र। तो देखिए, अर्थशास्त्र किसकी रचना है? कौटिल्य की। कौटिल्य का दूसरा नाम विष्णुगुप्त, या और भी बताइए, चाणक्य। तो चाणक्य, विष्णुगुप्त या कौटिल्य अर्थशास्त्र के रचयिता है। अब इसमें मौर्य सेना में जो शामिल लोग थे किस वर्ग के थे या किन वर्गों के थे? तो ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, इन सब को मौका मिला था कि ये सेना में शामिल हो सकते थे। तो ऑप्शन नंबर डी राइट ऑप्शन होगा। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20, और क्वेश्चन नंबर 20 है, अंगों में जैन ग्रंथों का संकलन निम्न में से किस संगीति के अंतर्गत किया गया था? तो चलिए देखते हैं, पाटलिपुत्र, वल्लभी, वल्लमी है, वल्लभी होना चाहिए, मथुरा, वैशाली। इन चारों में से आपको बताना है कि जैन ग्रंथों का संकलन निम्न में से कब हुआ था। तो जैन ग्रंथों का जो संकलन हुआ था वो हुआ था, हाँ ठीक है, किस संगीत के अंतर्गत? तो पाटलिपुत्र। पाटलिपुत्र संगीत के अंतर्गत जो है जैन ग्रंथों का संकलन हुआ था। हुआ क्या था कि महावीर जी के बारे में पूरी जो जानकारी थी वो केवल किसको थी? भद्रबाहु जी को। लेकिन जब भद्रबाहु जी की मृत्यु हो गई तो फिर समस्या पैदा हुई कि अब इसके बारे में किसी को अगर जानकारी नहीं है तो इसका साहित्य कैसे बन पाएगा, और हम आगे चलकर लोगों को क्या बताएंगे इनके बारे में। तो एक जैन संगीति बुलाई गई। अब किसने बुलाया? स्थूलभद्र ने पाटलिपुत्र में एक विशाल सभा बुलाई, और इस सभा में क्या हुआ, जो विद्वान लोग आए तो यथासंभव सर्वश्रेष्ठ 12 अंगों अथवा धाराओं में धर्म सिद्धांतों की पुनर्रचना की गई, अर्थात उन सब से जानकारी संग्रहित करके साहित्य का निर्माण किया गया ताकि जैन ग्रंथ बन पाए या जैन धर्म के बारे में जानकारी प्राप्त हो पाए। क्योंकि स्थूलभद्र के पहले जो भद्रबाहु थे वही अंतिम पूर्ण ज्ञाता थे जिनको जैन धर्म के बारे में पूरी जानकारी थी। उसके बाद के जो भी थे इनको जैन ग्रंथ के बारे में जैन साहित्य के बारे में या जैन धर्म के बारे में पूरी जानकारी, क्योंकि कोई साहित्य था ही नहीं, जो भी था सब मौखिक साहित्य था। कुल मिलाकर मौखिक साहित्य चला आ रहा था, मतलब ऐसे ही लोगों को बस बताकर समझाकर लोगों को जोड़कर उनको जैन धर्म के बारे में बातें बताकर, सिर्फ कोई उसका लिखित जो है साहित्य नहीं बना था। और ये कब तक चलता रहा? भद्रबाहु
के जीवन काल तक। उनके बाद कोई नहीं था जानकारी पूरी तरह से रखने वाला, तो स्थूलभद्र ने एक संगीति बुलाई, विद्वान लोगों को बुलाया और उनसे जानकारी एकत्र करके साहित्य का निर्माण किया या ग्रंथ का निर्माण किया। चलिए आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 21। निम्न में से कौन सा यज्ञ राजा के राज्याभिषेक से संबंधित है? देखिए यहां बात आती है राज्याभिषेक, तो आपको बहुत ध्यान देना है। पहली बात तो इसमें जो है 4 यज्ञ की बात की गई है, अश्वमेध, वाजपेय, राजसूय, अग्निष्टोम। इनके बारे में आप समझ लें कि राजसूय यज्ञ जो था पहले क्या है, पहले अश्वमेध है, तो अश्वमेध के बारे में जान लें। अश्वमेध यज्ञ क्या था? राज्य विस्तार हेतु ये किया जाता था, और राज्य विस्तार मीन्स अपने साम्राज्य का विस्तार के लिए किया जाता था, और ये 3 दिन चलता था। इसमें होता क्या था, राजा जो है एक घोड़ा छोड़ देता था, अश्वमेध इसीलिए कहा गया, अश्वमेध घोड़ा, एक घोड़ा छोड़ देता था और वो जितनी दूर तक जाता था उतने क्षेत्र को ये मान लिया जाता था कि ये इस राजा का अब हो गया है जिसने घोड़ा छोड़ा है, और जो उसके घोड़े को पकड़ लेता था इसका मतलब है कि वो और आगे नहीं बढ़ने देना चाहता, घोड़े को युद्ध करना चाहता है वो, कि इसके आगे का क्षेत्र अब इस राजा का नहीं होना चाहिए, ये मेरा क्षेत्र है, यहां कहां से आ गया ये घोड़ा। घोड़ा अगर उस क्षेत्र से गुजर जाएगा तो मान लिया जाता था कि ये उस राजा का क्षेत्र है जिसने अश्व को छोड़ा है। तो अश्वमेध इस प्रकार से होता था। वाजपेय की बात की जाए तो राजा की शारीरिक शक्ति और आत्मिक शक्ति की वृद्धि के लिए यह किया जाता था। नवयौवन प्रदान करने के लिए, राजा को नया जीवन, नई ताकत देने के उद्देश्य से किया जाता था वाजपेय यज्ञ। अब इसके बाद हम बात करते हैं राजसूय यज्ञ की। तो राजसूय यज्ञ ही ऐसा यज्ञ था जिसमें प्रतिष्ठा या सम्मान को बढ़ाने के लिए किया जाता था, और ये जो है 1 वर्ष तक चलता रहता था। और इसी राजसूय यज्ञ के अंतर्गत ही क्या होता था, जो आपका क्वेश्चन है कि राजा के राज्याभिषेक संबंधित, तो राज्याभिषेक में भी क्या किया जाता था, राजसूय यज्ञ किया जाता था। राजसूय यज्ञ के अंतर्गत राज्याभिषेक किया जाता था, और ऐसा मानना था कि इस यज्ञ के बाद राजा को दैविक शक्ति प्रदान हो जाती है, तो राजसूय यज्ञ कराया करते थे। इसके बाद आती है बात अग्निष्टोम की। तो अग्निष्टोम ये भी एक प्रकार का यज्ञ है, और इसमें भी जो है वही वाजपेय की तरह कुल मिलाकर राजा को शक्ति देने के लिए, राजा को ताकत देने के लिए, राजा के अंदर यौवनता लाने के लिए, नवयौवन प्रदान करने के लिए 5 दिन तक ये भी चलने वाला यज्ञ था, जिसका उल्लेख जो है पौराणिक ग्रंथ महाभारत में भी किया गया है अग्निष्टोम का। तो चलिए देखते हैं, हमारा जो ऑप्शन है ये ऑप्शन नंबर सी राइट ऑप्शन है इस क्वेश्चन के लिए, कि राज्याभिषेक से संबंधित कौन सा यज्ञ है, वो है राजसूय यज्ञ। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, नंदी और शिव की मूर्ति से युक्त सिक्कों का प्रचलन निम्नलिखित में से किस शासक के द्वारा किया गया था? तो देखिए नंदी और शिव की मूर्ति की बात है। तो आप जो देख रहे हैं क्वेश्चन नंबर 22, क्वेश्चन नंबर 22 में जो आपका ऑप्शन नंबर डी है, विमकट फिशेस, विमकट फिशेस इस क्वेश्चन का आंसर होगा। कुषाण शासक ये थे, मतलब कुषाण वंश के शासक थे विमकट फिशेस, और इन्होंने स्वर्ण मुद्राओं के पृष्ठभाग में क्या किया था, त्रिशूलधारी शिव और नंदी उन्हीं के सामने, मतलब शिव जी हैं त्रिशूल धारण किए हुए और उनके सामने नंदी का जो है अंकन किया गया था, किसमें, मुद्रा में। इस प्रकार की जो मुद्रा मिली है वो किससे संबंधित है, कुषाण शासक से। अब बात यह है कि सर्वप्रथम जो सिक्कों की अगर बात आती है तो कुषाणों ने ही क्या किया, शुद्ध सोने के सिक्के चलाए, और सिक्के जो है सबसे पहले सोने किसने चलाए, हिंद यूनानियों ने। लेकिन जब शुद्ध सोने की सिक्के की बात आए तो फिर आप नाम किसका लेंगे, कुषाणों का। और सबसे ज्यादा सिक्के सोने के किसने चलाए, तो वो चलाए गुप्त काल में, गुप्त राजाओं ने।
इस प्रकार से गुप्त काल को ही देखिए स्वर्ण युग कहा जाता है, इसीलिए कि सबसे ज्यादा सोने के सिक्के उस समय चलाए गए। चलिए हम बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला क्वेश्चन है, चलिए भाई ये तो देखिए सिक्कों से ही संबंधित क्वेश्चन आ गया। कुषाण राजाओं ने निम्न में से किस धातु के सिक्कों का प्रवर्तन किया? अभी हम बात कर ही रहे थे किसका किया, सोने का। लेकिन ऐसा नहीं कि सिर्फ सोने के का ही सिक्के इन्होंने चलाए, सोना चांदी और तांबा तीनों तरह के सिक्के इन्होंने चलाए। तो यहां जो है पहला ऑप्शन अगर लेते हैं तो सोना अकेले है, और दूसरे ऑप्शन में क्या है, चांदी, तीसरे में सोना तांबा, चौथे में है कांस्य। इसका मतलब हम ऑप्शन नंबर सी को राइट ऑप्शन चुन सकते हैं। यहां हमें सोना और तांबा देखने को मिल रहा है। तो कुषाण राजाओं ने निम्न में से किस धातु के सिक्कों का प्रवर्तन किया? सोना तांबा, चांदी भी दिया होता तो भी ठीक था, कोई दिक्कत नहीं। तो सोना तांबा का जो दिया गया है आपको ऑप्शन, इसके अकॉर्डिंग जो हमारा ऑप्शन नंबर सी राइट ऑप्शन होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा बंदरगाह गुप्त काल में सर्वाधिक प्रसिद्ध था? तो गुप्त काल की चर्चा की जा रही है। आप ये भी ध्यान दें कि जिस शासन के बारे में, जिस शासक के बारे में पूछा जा रहा है, उससे संबंधित ही बात आपको बतानी है। तो क्वेश्चन हमारा 24 है कि निम्न में से कौन सा बंदरगाह गुप्त काल में सर्वाधिक प्रसिद्ध था? गुप्त काल में बंगाल में जो है ताम्रलिप्ति प्रमुख बंदरगाह था, और यहां से चीन, जापान, जावा, सुमात्रा आदि देशों में व्यापार होता था। और पश्चिमी भारत का मुख्य बंदरगाह भिगकच्छ जो भड़ौच के नाम से भी आप जानते हैं, आपने पढ़ा होगा इतिहास में, भड़ौच का नाम आया होगा। तो जहां से पश्चिमी देशों के साथ समुद्री व्यापार होता था, गुप्त काल में क्या था, भड़ौच, उज्जैनी, प्रतिष्ठान, विदिशा, प्रयाग, पाटलिपुत्र, वैशाली, ताम्रलिप्ति, मथुरा, अहच्छत्र और कौशाम्बी आदि जो प्रमुख व्यापारिक नगर थे, इन सबसे इनका संबंध रहा था। तो आप देख रहे हैं ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट ऑप्शन होगा, ताम्रलिप्ति। और ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी है। ताम्रलिप्ति के बारे में भी पूछा जाता है कि ताम्रलिप्ति क्या है, कोई लिपि है या क्या है, इस तरह से ऑप्शन देकर उसको पूछा जाता है। तो ये क्या था, प्रमुख बंदरगाह था। इस तरह से भी आप इसको याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 25, निम्न में से कौन व्यवसाय का संकेत नहीं करता है? क्वेश्चन नंबर 25 है हमारा, जिसमें ऑप्शन दिए गए हैं कि व्यवसाय जो है, व्यवसाय संबंधित कौन सा नहीं है। इस बात को आपको ध्यान देना है। तो मैंने आपको बताया था अभी पीछे सभा, समिति, वित्त के बारे में। यहां देखिए क्या है, श्रेणी, गण, पूग और समिति। तो सभा और समिति ये क्या थी, प्रजापति की दो पुत्रियां, मैंने आपको समझाया, कहा गया है ऋग्वेद में। और ये क्या था, राजा को, जो राजा पर ये नियंत्रण का भी कार्य करते थे। तो व्यवसाय से इनका कोई मामला नहीं था, ये विचार विमर्श का कार्य करते थे, विचार विमर्श से संबंधित थे, आपने पीछे पढ़ा भी। तो यहां व्यवसाय की बात अगर की गई तो श्रेणी, गण, पूग ये क्या थे, ये व्यापार एवं व्यवसाय से संबंधित थे, और व्यापार और व्यवसाय से संबंधित ये संस्थाएं थी। जबकि समिति क्या था, सर्वसाधारण की एक राजनीतिक संस्था होती थी, जिसमें जनों के सभी व्यक्ति व परिवारों के प्रमुख भाग लेते थे। जो क्या करते थे, सभा और समितियां नामक जो है जो संस्था थी, इनका कार्य था कि राजा की निरंकुशता पर यह नियंत्रण रखने का कार्य करती थी। मीन्स नियंत्रण का कार्य करती थी, राजा पर नियंत्रण करने का कार्य। तो ये विचार विमर्श इनका जो है राजा को कुछ मानना होता था, ऐसी बात रही होगी। तो आप देखते हैं यहाँ समिति जो है ये व्यवसाय से संबंधित नहीं है, जबकि श्रेणी, गण और पूग ये क्या है, व्यापारिक संस्थाएं थी। ऑप्शन नंबर डी राइट ऑप्शन होगा। तो देखिए मैंने आज के इस वीडियो में आपको 25 क्वेश्चन सॉल्व करवाए, जिनके बारे में मैंने अधिक से अधिक जो जानकारी मैं दे सकता था वो मैंने देने का प्रयास किया है कि आपको अधिक से अधिक जानकारी मैं दे पाऊं। तो 25 प्रश्नों में मैंने जिन प्रश्नों का संग्रह किया है वो सारे के सारे प्रश्न आपके परीक्षा में आए हुए हैं, कहीं ना कहीं परीक्षा में आए हैं, चाहे यूपी पीसीएस या टीजीटी या पीजीटी में। इनमें से अक्सर क्वेश्चन पूछे गए, आप पेपर उठाकर देखेंगे पुराने तो ये प्रश्न आपको अक्सर परीक्षाओं में पूछे गए मिलेंगे। तो मैंने आपको एक अच्छा कलेक्शन दिया है, और मैं चाहता भी हूं कि आप इसको ध्यान से सुने और इसका लाभ आपको मिले। परीक्षा में आप जब जाएं तो आपको ये लगे कि सचमुच सर ने जो पढ़ाया था इसमें से तो मुझे क्वेश्चन दिखाई दे रहे हैं। तो इसी तरह के
25 क्वेश्चनों का संग्रह मैं लेकर आता रहूंगा और आप जो है आपका सहयोग और स्नेह मिलता रहेगा। अपने मित्रों को भी आप ये जानकारी शेयर करें, इस चैनल के बारे में बताएं और इस प्रकार से उनको भी लाभ मिल सके। तो बस आज की वीडियो में बस इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग।